जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी थोड़े थोड़े से आज तो नाराज़ होंगे क्योंकि आपकी क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई है। देखिए, लेट शुरू होने का जो कारण था वो ये था कि हमारे जो आर्मी वाले छात्र हैं उनके लिए एक बहुत ज़रूरी अपडेट थी। वो बेचारे बहुत समय से उस अपडेट के लिए परेशान थे। असल में एक जगह है बरेली, आप जानते होंगे, वहाँ की फिजिकल की डेट नहीं आ रही थी। तो बच्चे बड़े परेशान थे। उसके फिजिकल की डेट आज सुबह ही आई है। तो एक अर्जेंट इन्फॉर्मेशन मुझे बच्चों को देनी थी अपने डिफेंस चैनल पे, आपके डिफेंस चैनल पे। तो इसलिए थोड़ा-सा मैं लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन कोई बात नहीं है, क्लास हम जो 45-50 मिनट की रखते हैं, अपनी पूरी ही क्लास को करेंगे। बताएँगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सबके हाल-चाल? फटाफट से और फिर हम अपनी आगे की पढ़ाई में आज लग जाएँगे। ज़्यादा समय आज नहीं लगाएँगे, फटाफट से हम लोग आगे चले। तो हमारे साथ हैं अभी नीतू हैं, सोनम, ईशू हैं, बिट्टू हैं, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पवन है, अनूप हैं, उत्तम भाई हैं, सौरभ त्यागी हैं, सभी प्यारे से दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। उम्मीद है, आशा है आप सब बहुत अच्छे हैं और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में जुटे हैं। मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ भाई। तो बगैर देरी किए हुए अब हम लोग अपने सिलेबस पे चलेंगे। आज क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और कल हमने एक चैप्टर शुरू किया जिसमें हमने पढ़ा प्रेशर के बारे में, दाब के बारे में। और दाब में मैंने ये बताया था आपको कि दाब जो है वो 3 तरीके से डिवाइड होगा, उसी के हिसाब से उसकी डेफिनेशंस बनेंगी। तो कल हमने सॉलिड्स का प्रेशर देखा, ठोसों का दाब देखा, और ठोसों के दाब में हमने पाया कि एरिया के साथ दाब चेंज होता है। अगर फोर्स आप उतना ही लगाएं कम एरिया पर तो ज़्यादा गढ़ने की टेंडेंसी होगी और उसी को हम प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे कुछ दाब के उदाहरण, बहुत बढ़िया बढ़िया से। और उसके साथ ही हमने कल बड़े अच्छे से जाना था घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो हमारा ठोसों का दाब कंप्लीट हो चुका था। घनत्व जो है वो तो ठोस, द्रव और गैस सभी के लिए समान रूप से काम करे। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है अपना नंबर 2, डालिए द्रवों का दाब। और सबसे बड़ा यही डिस्कशन हमें करना है, द्रवों का दाब यानी कि प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। देखिए, कल हमने ठोसों का दाब देखा कि कैसे एक कील जमीन में, दीवार में घुसने की कोशिश करती है, कैसे एक चाकू की धार एक सेब को काटने की कोशिश करती है। उन्हीं सब चीज़ों को हम दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अब देखिए, द्रवों का दाब क्या होता है। जैसे बॉटल उठाना हरीश भाई। देखो, जैसे मान लो इस बॉटल में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं, ये पूरी भरी हुई है बॉटल, अब मैं इसकी तली से, इसका जो सरफेस है, बॉटम है, इससे अगर ये पूछूं कि भाई तुम्हारी क्या स्थिति है, तो ये सरफेस कहेगा कि कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर का पानी मुझे नीचे निकाल देना चाहता है। ये एक अच्छे खासे प्रेशर को फील कर रहा होगा, ये एक अच्छे खासे दाब को फील कर रहा होगा। तो द्रवों के दाब को कैसे पढ़ते हैं, क्या इसका सूत्र होता है? देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास एक बर्तन है, कुछ ऐसी ही बॉटल जैसी है, और इसमें हमने कोई लिक्विड भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है। मैं पानी नहीं कह सकता, क्योंकि देखो, अगर आप पानी की जगह शहद भरोगे तो दाब बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि शहद का घनत्व ज़्यादा है। अगर आप इसमें मरकरी भरोगे यानी पारा भरोगे तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो और ज़्यादा भारी है। तो हम कभी भी एक बात नहीं कहते हैं। जब भी हम सूत्र पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं कि जो सभी के लिए समान हो। तो मैं कहूँगा कि इसमें कोई एक द्रव है, कोई एक लिक्विड है, कोई एक द्रव है, लिक्विड है, जिसका घनत्व रो है। घनत्व कल हमने पढ़ा था, इसका घनत्व है रो। अब पानी होगा तो 2000 ले लेंगे, पारा होगा तो 13600 ले लेंगे, इसकी डेंसिटी रो है। और ये इस बर्तन में एच गहराई तक भरा हुआ है। इसकी गहराई कितनी है? एच। एच जो है वो है बर्तन की गहराई, डेप्थ। ठीक है। एक चीज आपने पढ़ी पीछे, जिसको हमने बोला था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका नाम था गुरुत्वीय त्वरण। खैर, सदियों पुरानी बातें हैं और इसको आप अब तक भूल चुके होंगे। तो मैं फिर से याद दिला दूं कि वो त्वरण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आ रहा था, है ना। बहुत समय हो गया इसको पढ़े हुए, तो कई साल हो गए। अब देखिए, अगर आप इससे पूछो कि ठीक है भाई, तुम्हारे ऊपर दाब लग रहा है, इस वाले सरफेस पर कितना दाब लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, तो ये कहेगा कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि मेरे ऊपर पड़ने वाले प्रेशर की कैलकुलेशन करो, तो तुम
घनत्व गुणा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, उसकी मल्टीप्लाई, और जो इसकी गहराई है इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें प्रेशर मिल जाएगा। यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू एच। इसको फॉर्मूले वाइज कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला लिखोगे आप प्रेशर बराबर रो जी एच। अब देखो भाई डेफिनेशन के दीवानों, डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती इसकी। अगर आप डेफिनेशन बनाना भी चाहते हैं तो आप ये कह दो कि घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण और गहराई के गुणनफल को दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। लिखना चाहते हो तो लिखो, बाकी डेफिनेशन नहीं पूछी। तो किसी भी लिक्विड के द्वारा, किसी भी द्रव के द्वारा किसी सरफेस पर लगाया गया प्रेशर, लगाया गया दाब इस फॉर्मूले से दिया जाता है। बहुत बढ़िया अभिषेक, वेरी गुड। क्या सभी मेरी बात को समझ गए? ठीक है भैया, तो ये हो गया घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण और गहराई रो जी एच। अब इससे कैसे सवाल बनाएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए गहराई बढ़ने पर द्रव के दाब पर क्या फर्क पड़ता है। इससे क्वेश्चन बनाएगा। थोड़ा सा ना इस जगह को खाली या इसी में लिख लो, चलो यहाँ नोट डाल के लिख लो, नो गहराई बढ़ने पर, गहराई बढ़ने पर। अब आप एक बात देखो ना, आप फॉर्मूले से भी देखो, अगर यहाँ पर इसका मान बढ़ेगा, मान लो ये 5 है तो कुछ उत्तर आ रहा होगा, ये 10 हो जाएगा तो उत्तर बढ़ जाएगा, अगर इसकी वैल्यू और ज़्यादा होगी तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। कुल मिलाकर गहराई बढ़ने से द्रव का दाब जो है वो बढ़ता है। फॉर्मूले की जगह आप सिंपल समझो, मान के चलिए आप एक स्विमिंग स्विमिंग पूल में हैं। अब आप स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है, मान लो यहाँ तक, ये तक। एक बार तो आप तैर रहे हैं यहाँ, आपके ऊपर इतनी गहराई तक पानी है। एक बार आप तैर रहे हैं यहाँ, आपके ऊपर इतनी गहराई तक पानी है। तो कौन सा पानी आपको ज़्यादा दबाएगा, आप कहेंगे ज़्यादा गहराई का। तो गहराई बढ़ने के साथ साथ जो द्रव का दाब है ये भी कैसा होता है आपका गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ जाता है। ऐसे सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग डेप्थ प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। एक सवाल तो ये तैयार हो। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, अगर नोट हो जाए यहाँ तक तो थम्स अप करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल रिया, तो मैंने कब कहा कि बोतल का जो पानी है वो गति करेगा, बोतल का पानी कैसे गति कर लेगा, तो स्टैटिक ही है। अच्छा, इसका कोई, अगर आप चाहते हो कि भैया मात्रक क्या होगा, इसकी विमा क्या होगी, कैसी राशि है, तो देखिए दाब चाहे जैसा भी हो, प्रेशर चाहे जैसा भी हो, दाब आपका चाहे जैसा भी हो, सारा का सारा सेम रहेगी यूनिट उसकी। हर जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल ही होगी। 5 क्लास छूट गया है काम की वजह से, क्या है क्लास करें या नहीं करें, बिल्कुल भी मत करो भाई, पहले पीछे की क्लासेस करो। अब देखो अगला क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, यहाँ अगला नोट डाल के लिखना, नोट में कंटिन्यू करना। मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने ये माना कि इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ये अब मैंने इस बर्तन को सब कुछ सेम रखते हुए बस इस बर्तन का एरिया कम कर दिया। यहाँ पर एरिया देखो ज़्यादा है और यहाँ पर मैंने एरिया को कम कर दिया। अब मुझे बताओ 1 और 2 में से, या ये बताओ कि एरिया के कम होने से इसमें प्रेशर कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, ये बताओ। एरिया के कम होने से प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, ये घट जाएगा या बढ़ जाएगा?
2024 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराइए। 24 के अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन के कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग सेशन ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, पनडुब्बी इसी तरह से डूबी थी। वो तो हाई वैक्यूम की वजह से डूबी थी, प्रेशर की वजह। ठीक है, आप सभी कहते हैं कि यार एरिया अगर कम होगा, तो कुछ साथी कह रहे हैं कि प्रेशर बढ़ जाएगा, और कुछ साथी कह रहे हैं कम हो जाएगा, कुछ साथी कह रहे हैं सेम रहेगा। तीनों तरह के उत्तर हैं। चलो ठीक है। देखो, जो ये सोचते हैं कि यार एरिया कम होने पे प्रेशर बढ़ेगा, वो फिर भी थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कल उन्होंने एक सूत्र पढ़ा था। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि यार एरिया के कम होने से प्रेशर बढ़ जाएगा, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है और तुक्का है। तो ऐसे साथियों को अभी थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। जो साथी ये कह रहे हैं कि एरिया के घटने से प्रेशर बढ़ जाएगा, असल में वो यहाँ पर द्रव में ठोस के दाब का सूत्र लगा रहे हैं। और मैंने, आप देखो द्रव के दाब का सूत्र देखो, क्या इसमें कहीं एरिया है? इसमें रो है, जी है और एच है। आप एक बात समझो कि क्या पानी की डेंसिटी बदल सकती है ऐसा होने पे? अगर आपको लगता हो कि इसको हम दबाएंगे और पानी दब जाएगा, उसकी डेंसिटी दब जाएगी, तो गलत बात है। पानी दबता ही नहीं है, ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होते हैं, असंपीड्य द्रव होते हैं। तो ना तो रो चेंज होगा, और आप जहां पर हैं वहीं पर हैं, जी की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, बर्तन की हाइट जितनी है उतनी ही है, वो भी चेंज नहीं हो रही है। जब तीनों चीज चेंज नहीं हो रही हैं, ना रो ना जी ना एच, दबाने से पानी की डेंसिटी बढ़ेगी, या बात आप भूल जाना। प्रैक्टिकली बताऊं, आप एक काम करो, बलून लो, गुब्बारा लो, गुब्बारे में पानी भरो और गुब्बारे को दबा के देखो। अगर पानी दबने वाला होता, मतलब उसके मॉलिक्यूल नजदीक आने वाले होते, तब तो गुब्बारा दब जाना चाहिए था। लेकिन आप पाएंगे कि या तो गुब्बारा पिचक के कहीं अलग से निकल जाएगा, मतलब उसको तो जगह चाहिए उतनी ही, या वो फूट जाएगा। क्योंकि गुब्बारा दब रहा है, पानी नहीं दबेगा कभी भी। तो पानी की डेंसिटी पर दबने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना जी पे कोई फर्क पड़ेगा, ना एच पे कोई फर्क पड़ेगा। यानी कि एरिया के चेंज होने से लिक्विड के प्रेशर पे कोई चेंज नहीं होता, जो चेंज होता है वो सॉलिड के पे चेंज होता है। तो भाई साहब, आप इस बात को लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, सेकंड नोट आपका यही है, और यही पूछा जाएगा कि द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अब आप सोचो कैसे आपको वो कंफ्यूज कर सकता है। यानी कि प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन डजंट डिपेंड अपॉन एरिया। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू आएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि द्रव का दाब निर्भर नहीं करता है। सवाल आ गया कि प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डजंट डिपेंड्स अपॉन। प्रेशर और लिक्विड किस चीज पर निर्भर नहीं करता है? ए ऑप्शन होगा आपका डेंसिटी, यानी कि घनत्व। बी ऑप्शन होगा, इसका नाम देगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मैंने बस जी कह दिया। सी होगा हाइट, या डेप्थ ले लो, इसको हम डेप्थ ले रहे हैं, डेप्थ यानी कि गहराई। या डी ऑप्शन होगा एरिया। तो अगर आप नहीं पढ़कर जाएंगे ना, तो क्षेत्रफल तो आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है यार पी बराबर एफ अपॉन ए, एरिया पर तो 100% करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। नहीं यार सुमित, देखो, आप जो चीज़ को प्रेशर समझते हो ना, वो प्रेशर नहीं है, वो वेलोसिटी है। आप कहते हो जी पाइप को जब हम दबा लेते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, वो प्रेशर नहीं बढ़ता है, वो वेलोसिटी बढ़ती है। पानी तेज गति से बाहर निकलता है ना। आप दैनिक जीवन में जिस चीज़ को दाब समझते हैं, वो दाब नहीं है, वो वेलोसिटी है, वो गति है पानी की। चलो जी, तो आप कहते हैं कि देखो भाई, द्रव का जो दाब है ना, द्रव का वो कभी भी एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी डेंसिटी, जी और डेप्थ सभी पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका द्रव का दाब, यानी कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड। किसी को शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम अगले मुद्दे पर चलें, जिसका नाम है पास्कल का नियम। एक बहुत बेहतरीन नियम,
पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। देखिए पास्कल का नियम क्या होता है, पास्कल्स लॉ क्या होता है। पास्कल साहब ने एक बात बताई बड़ी शानदार सी, उन्होंने कहा कि देखो आप अगर किसी बर्तन में, जैसे मान लो इसमें कोई लिक्विड है, ये कोई द्रव है, और इसमें किसी ठोस चीज को या किसी भी चीज को डुबोते हैं, मान लो मैंने इसमें कोई चीज डुबोई है, एक सेकंड रुको, ये मैंने एक चीज इसमें डुबोई। अब ये चीज मान लो ऐसी है, इसका घनत्व ऐसा है, इसकी डेंसिटी ऐसी है कि ये पानी में बीच में आके रुक जाती है। मतलब इसका जो घनत्व है, घनापन है, वो ऐसा है कि पानी में बीच में आके रुक गई। अब देखो थोड़ा पानी की स्थिति को फील करिए आप, पानी के साथ या जो भी लिक्विड यहाँ है उसके साथ क्या होगा कि जैसे ही ये वस्तु उसमें जा रही होगी तो भाई ये तो अपनी जगह बनाएगी, और अपनी जगह बनाने के चक्कर में ये वहां के लिक्विड को हटाएगी। अभी तो लिक्विड हट रहा है, लेकिन जैसे ही ये जाके रुकेगी, लिक्विड देखो इसमें ऐसे ऊपर तक चढ़ेगा, फिर वापस आके अपनी जगह मांगेगा, तो उसके चक्कर में वो इसको दबा रहा होगा, वो इसको प्रेशराइज कर रहा होगा। यानी कि इस वस्तु को फील होगा कि इस पर चारों तरफ से एक प्रेशर लगाया जा रहा है, इस वस्तु पर चारों तरफ से एक दाब लगाया जा रहा है, इस वस्तु पर हर डायरेक्शन में एक प्रेशर लग रहा है। पास्कल साहब ने कहा कि ये जो प्रेशर लगता है ना, ये हर एक दिशा में समान होगा, यानी कि ये यहाँ भी 10 पास्कल है, यहाँ भी 10 पास्कल है, यहाँ भी 10 पास्कल है, यहाँ भी 10 है, अगर 10 है तो, अगर 5 पास्कल है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो पास्कल साहब कहते हैं कि द्रव के द्वारा लगाया गया दाब, द्रव का दाब प्रत्येक दिशा में, द्रव का दाब प्रत्येक दिशा में समान होता है, द्रव का दाब प्रत्येक दिशा में समान होता है। यानी कि लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। लोगों ने पूछा कि पास्कल जी हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, हम इसके यूज कहाँ कर सकते हैं। तो पास्कल जी ने बताया कि आज की दुनिया जो है ना, या थोड़े से समय की बाद की जो दुनिया है, वो पूरी की पूरी इसी नियम पे काम करेगी। आज आप अपने आसपास उठाकर देखो, जो भी चीज़ें फ्लूइड से चलती हैं, लिक्विड से चलती हैं, कौन सी चीज़ें चलती हैं। आप अपने गांव में देखो, जैसे पुराने समय में ट्रॉली से रेत बाहर खाली करने के लिए या कुछ भी चीज़ को निकालने के लिए 4-5 मजदूर लगते थे, जो ट्रॉली पे चढ़ के फावड़े से उसको नीचे फैलाते थे। लेकिन आजकल क्या होता है कि ट्रैक्टर वाले भैया एक लीवर खींचते हैं, और जो आपकी ट्रॉली है वो ऐसे ऐसे उठने लग जाती है। आप देखते होंगे एक सिलेंडर लगा होता है जो इस ट्रॉली को पूरी को उठा रहा है। इस सिलेंडर के ऊपर लिक्विड है और लिक्विड प्रेशर लगा रहा है। आपने देखा होगा पुराने समय की कार या ट्रैक्टरों को ऐसे ऐसे कई बार स्टीयरिंग घुमाना पड़ता था, तब जाके पहिया घूमता था। लेकिन आज के समय में बस 2-1 बार घुमाओ, टक से घूम जाता है। वो लिक्विड भरा होता है, पहले लिक्विड नहीं था। आप जेसीबी देखो, इसी सिद्धांत पे काम कर रही है। जितने भी लिफ्ट हैं सारी इसी प्रोसेस पे काम कर रही हैं। आजकल तो हाइड्रोलिक लिफ्ट आ रही हैं। अभी उतना एडवांसमेंट नहीं है लिफ्ट के केस में, हाइड्रोलिक में, लेकिन हाइड्रोलिक लिफ्ट बहुत स्पीड में चलती हैं, बड़ी खतरनाक चलती हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इसके अनुप्रयोग क्या लिखोगे आप। अनुप्रयोग का मतलब होता है कि इसका यूज करके आप दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं। तो वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन आपसे जो पूछे जाते हैं वो केवल 2 हैं। कौन कौन से हैं देखो। एक तो है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट, और सबसे ज़्यादा आपने इसको देखा होगा जब आप गए होंगे कार धुलवाने। देखो कैसे देखते हो आप, कभी आपने कार धुलवाई हो या धुलती देखी हो, तो आप देखते होंगे कि कार को एक जगह खड़ा किया जाता है, कार को एक जगह खड़ा किया जाता है, और दुकानदार भैया दुकान के अंदर से एक लीवर दबाते हैं, और लीवर के दबने से सिलेंडर नीचे से निकलता है, इस पर एक कार पूरी टिकी होती है। ठीक है, पहले तो इसकी कहानी समझो कि ये नीचे क्या होता है। हमारे पेपर में इतना नहीं पूछा जाएगा, हमारे पेपर में तो सिर्फ छोटी सी बात पूछी जाएगी। बाकी ये समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि देखिए नीचे क्या होता है कि यहाँ ये आपको ग्राउंड दिख रहा है, ग्राउंड के नीचे भरा हुआ होता है बहुत सारा लिक्विड। जैसे यहाँ मान लो ये देखो, यहाँ से आ रहा है ये लिक्विड, ये लिक्विड पूरा ग्राउंड के नीचे से ऐसे आएगा प्रकार से कुछ, ये ऐसे पूरा लिक्विड।
और लिक्विड आने के बाद इसको इस तरीके से इस पे प्रेशर लगाएगा। अब भैया इसमें पास्कल साहब ने कौन सी नई बात बता दी? तो पास्कल साहब ने बात ये बताई कि देखो, अगर हम लिक्विड पे आंख बंद करके भरोसा कर लें और गलती से ऐसा हो जाए कि वो यहाँ ज़्यादा प्रेशर लगा दे, यहाँ कम लगाए। अब यहाँ जब ज़्यादा प्रेशर लगेगा, एक सेकंड रुको, जब यहाँ ज़्यादा, यहाँ लग गया ज़्यादा प्रेशर, यहाँ लगा कम, मान लो उसने हर एक दिशा में असमान फोर्स लगाया, तो क्या होगा कि भाई यहाँ ज़्यादा प्रेशर लगने से कार तो पलट जाएगी पीछे की तरफ आपकी। लेकिन पास्कल साहब ने कहा लिक्विड के केस में डरने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होगा। लिक्विड हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाए। तो आपसे तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि पास्कल के सिद्धांत पर क्या कार्य करती है, तो आप कहोगे हाइड्रोलिक लिफ्ट, बस। आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा, बट मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बताया ताकि आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकें। तो इसका अनुप्रयोग है, पहला तो है हाइड्रोलिक लिफ्ट, को बोलते हैं हम द्रव चलित लिफ्ट। हाइड्रोलिक की हिंदी है द्रव चलित। तो ये हो गई आपकी द्रव चलित लिफ्ट। दूसरा आपका, आजकल आपने देखे होंगे डिस्क ब्रेक आ रहे हैं। आप कहते हो जी हमारी बाइक में ना डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक। वो डिस्क नहीं होते हैं, डिस्क ब्रेक होते हैं। देखो डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है वो भी समझ लो, हालांकि हमारे पेपर में तो थोड़ा सा पूछा जाएगा, बट फिर भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा सुन के, समझ के, लंबे समय तक आप उन्हें याद कर सकें। देखिए, ये होता है आपका एक डिस्क ब्रेक। आपने अगर इसको देखा हो ध्यान से, तो डिस्क ब्रेक में क्या होता है कि एक डिस्क होती है, और इसको देखो ध्यान, डायग्राम, ये सही समझ में आएगा। ये पहिए से एक डिस्क अटैच होती है और डिस्क से अटैच होता है एक पैड। और आपने देखा होगा कि ऐसी बाइकों में ब्रेक के पास में एक डब्बी में लिक्विड सा भरा होता है। जब भी आप ब्रेक लगाते हैं इस डब्बी में से लिक्विड आएगा, और देखो ये जो पैड है ना, जो इस डिस्क पर, ये चकती है, डिस्क है, इस डिस्क पर जो लगा हुआ है, ये क्या करता है कि जैसे ये डिस्क है, ये पैड है, तो ये पैड ऊपर से जो लिक्विड आ रहा है, लिक्विड पैड को दबाएगा, पैड इस डिस्क को दबाएगा। जनरली ऐसे खुला हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो इसने इसको दबा लिया। अब चूंकि ये डिस्क अटैच है पहिए से, अगर पैड इसको दबाएगा तो डिस्क रुकेगी, और रुकेगी तो पहिए को भी रोक देगी। ये इसमें पास्कल का नियम कहाँ है? देखो ऐसा भी तो हो सकता था कि भाई जब ये प्रेशर इस पर लग रहा है, मान लो ऐसे ऐसे देखो आप, यहाँ इधर की साइड से देखो, जब ये प्रेशर इस पर लग रहा है, अगर मान लो लिक्विड हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रेशर लगाता, यहाँ से ज़्यादा दबा देता, यहाँ से कम दबाता, तो क्या होता, यहाँ से आगे भगती, यहाँ से तो रुक गई बट यहाँ से आगे भग रही है, तो आपकी बाइक एकदम से नहीं रुक पाती, वो डुक 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 ऐसे करके रुक। लेकिन पास्कल साहब ने कहा ऐसी डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लिक्विड जो है हर डायरेक्शन में सेम फोर्स। आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, आपसे तो सिर्फ फिर मैं कहूँगा कि वही बात पूछी जाएगी कि बताइए हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसको चाहे आप हाइड्रोलिक कहिए चाहे डिस्क कहिए, एक ही बात है। तो आप कहेंगे कि द्रव चलित ब्रेक जो है ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ में आ गई हूँ तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। फिजिक्स पढ़ी तो बहुत, लेकिन समझ आपका ही आया, थैंक यू भाई। और देखो ये तो केवल दो चीज पेपर में पूछे जाने वाली हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यही दो चीज पूछी जाती हैं, मतलब यही दो चीज इस दुनिया में हाइड्रोलिक पे काम कर रही हैं। पेपर में बस यही दो पूछी जाती हैं, बट दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हाइड्रोलिक पे काम कर रही हैं। अब भाई इतना गहराई में नहीं जाना है कि इसमें द्रव कौन सा भरा हुआ होता है। तो ये मानो स्टीयरिंग वाला सेक्शन हो जाता है कि इसमें कौन सा लिक्विड वगैरह भरा हुआ है। हमें केवल इतना सा पढ़ना है, चलो भैया हमें समझ में आ गया। तो ये अब देखो ना कि फिजिक्स कितनी मज़ेदार है, जो दुनिया में हमारे आसपास की चीज़ें हैं उन सब रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए क्या ज़बरदस्त चीज़ें समझाती है। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगला, पास्कल का नियम यहीं ख़त्म है। एक अगला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है उत्प्लावन बल, यानी कि बायोंसी फोर्स। बायोंसी फोर्स, आओ जरा एक बार देखें कि क्या होता है उत्प्लावन बल, क्या होता है बायोंसी फोर्स। देखो आप फील करिए कि अगर आप किसी भी लिक्विड में
किसी भी वस्तु को डुबोते हैं, तो मैंने आपको बताया कि वो लिक्विड वापस से अपनी जगह मांगने के चक्कर में उस वस्तु पर एक फोर्स लगाता है। और आप थोड़ा सा ऐसे फील करिए, मान के चलिए कि यहाँ पर ये पानी है बहुत सारा और इस पानी में आपने किसी वस्तु को डुबोया। मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये। अब मैं इसको अगर नीचे डुबोऊंगा तो क्या करेगा, आप फील करिए कि जैसे ही मतलब नॉर्मल पानी है, ऐसे सिंपल पानी है, उसमें कोई भी वस्तु आप डालेंगे तो जैसे ही आप इस वस्तु को डालते हैं, ये वस्तु पानी को हटाएगी। और भाई पानी भी हटने के बाद एकदम से आएगा और अपनी जगह मांगेगा। तो पानी एक नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। क्यों? क्योंकि वस्तु नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है। अब वस्तु नीचे की तरफ कौन फोर्स, कैसा फोर्स लगा रही है? मैं ये मानता हूं कि मान लो एक भारी सी वस्तु, लोहे का टुकड़ा मैंने छोड़ भी दिया, मैं उस पर फोर्स नहीं लगा रहा, बस मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो अगर मैं उसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ दूंगा तब भी तो उसका जो वेट है, उसका जो भार है, वो नीचे की ओर काम करेगा। तो वस्तु नीचे आएगी किसके कारण? अपने भार के कारण, अपने वेट के कारण। बट पानी, अब देखो हमने न्यूटन का तीसरा नियम से समझ लो चाहे, कि भाई इस पर ऊपर 100% एक फोर्स आना है, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया तो आनी ही आनी है। तो प्रतिक्रिया कौन लगाता है? पानी भी इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। और इस प्रतिक्रिया को, यही जो रिएक्शन का फोर्स लगता है, इसी बल को हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल, यानी कि इंग्लिश वाले छात्र बायोंसी फोर्स। बायोंसी फोर्स को हम एफ बी से दिखाई ले रहे हैं, ठीक है, बायोंसी फोर्स। और वेट को तो हम डब्ल्यू से दिखाते ही हैं। तो कहने का मतलब है कि जब किसी भी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव के द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। तो नोट करिए कि द्रव में डूबी या द्रव में डूब रही वस्तु पर, द्रव में डूब रही वस्तु पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल, ऊपर की ओर लगने वाला बल, यानी कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी सबमर्जिंग इन लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। कभी आपने भी फील करा हो, जैसे आप किसी मग्गा वगैरह ले लो और उसको अगर आप पानी में डुबोगे ना, तो मग्गे पर एकदम से, जैसे आप पानी में उसे डुबो रहे हो, तो थोड़ी सी अंदर ले जाके ना उसे छोड़ना, एकदम से वो ऊपर की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि पानी लगातार फोर्स लगा रहा था, ये तो तुम थे जो उसको लगातार नीचे दबा रहे हो। जैसे ही तुमने अपनी छत्र छाया हटाई, पानी ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। बोलो ये बात सबको समझ में आई है? इसी बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। एक बार थम्स अप करिए, नोट करिए। फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। वस्तु तो रुकती नहीं, अभी बताऊंगा मैं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी सिर्फ इतना बताओ कि हाँ, आपको फील होता है कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो लगता है कि जैसे उस पर पानी के द्वारा ऊपर की तरफ एक बल लगाया जा रहा है। अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ से एक सवाल खड़ा होता है कि यार एक लोहे का जहाज जो इतना ज्यादा भारी है, वो भाई कैसे तैरता है, जबकि एक लोहे की जो कील होती है छोटी सी, उसी लोहे की कील वो डूब जाती है। ये मुद्दा यहाँ से जनरेट होता है। अच्छा, आज तक आपने इसको रट तो लिया होगा, बट शायद प्रॉपर कारण इसका समझ ना आया हो। आइए आज समझते हैं इसका प्रॉपर कारण। देखो पहले तो इसी में और एक चीज समझो कि जो ये उत्प्लावन बल लग रहा है, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसका मान इस वस्तु के भार के बराबर हो जाएगा। लेकिन आप एक बात समझो, अगर देखो ये वस्तु पूरी तरह से डूबी हुई है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये वस्तु पूरी तरह से डूबी हुई है तो इसने उतना ही पानी हटाया होगा जितना इसका भार है। थोड़ा सा इस बात को लॉजिकली समझना कि अगर मान लो ये वस्तु डूब रही है तो ये कितना पानी का वजन हटाएगी?
कितना पानी नहीं कह रहा हूं मैं, कितने पानी का वजन हटाएगी। जितना इसका वजन है उतने ही पानी का वजन हटाएगी। मान लो ये 50 न्यूटन की है तो ये 50 ही न्यूटन पानी हटाएगी और नीचे से भी 50 ही न्यूटन बल लगेगा। पूरी तरह डूबी हुई वस्तु पर आप कह सकते हो कि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर होगा। लेकिन अब मान लो एक वस्तु ही ऐसी है कि भाई वो ऊपर ऊपर आधी ऊपर है आधी इसमें अंदर है। ये देखो, आधी इसमें ऊपर है आधी अंदर है। मान लो ये एक वस्तु है, तो ये कितना पानी हटा रही है? आप कहोगे जी भैया ये तो केवल इतना पानी हटा रही है, इतना इतना। तो क्या उत्प्लावन बल जो होगा वो वस्तु के इतने भार के बराबर लगेगा या पूरे भार के बराबर लगेगा? तो मैं कहूंगा कि आप कभी ऐसे पढ़ो ही मत कि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर है। आप हमेशा पढ़ो कि उत्प्लावन बल बायोंसी फोर्स उतना है जितना उस वस्तु ने पानी हटाया है, बस। अब अगर ये आधी डूबी है तो आधा पानी हटा रही है, आधा उत्प्लावन बल लगेगा। पूरी डूबी है तो भाई पूरी की पूरी पानी हटा रही है और पूरा का पूरा ही उत्प्लावन बल लगेगा। तो ये उत्प्लावन बल होता कितना है ये लिखिए कि उत्प्लावन बल का मान, अगली लाइन लिखिए, उत्प्लावन बल का मान, मैं वस्तु के भार के बराबर नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। द्रव के भार के बराबर होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ बायोंसी फोर्स। ये बात सबको समझ में आई है? वैल्यू ऑफ बायोंसी फोर्स इज इक्वल टू, मैं बोल के लिख रहा हूं समझते रहना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। फटाफट से नोट करिए, इतनी बात समझ में आ जाए तो बताना कि हाँ जी बायोंसी फोर्स जो है हम ये नहीं पढ़ेंगे कि वस्तु के भार के बराबर होता है। ये तो जितना वस्तु पानी हटा रही है उतने के बराबर है। पूरी डूब रही है तो पूरा पानी हटा रही है, फिर तो भार के बराबर है। बट आधी डूब रही है तो आधा है, जितनी डूब रही है उतना है। चलो, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए अब कुल मिलाकर हमें एक बात समझ में आ गई है यहाँ तक कि वस्तु को नीचे लाने वाला जो फोर्स है वो तो है उसका भार, वस्तु अपने भार की वजह से पानी में नीचे आ रही है। और ऊपर लगाने वाला जो फोर्स है वो है उत्प्लावन बल, जो कि डिपेंड करता है कि इस वस्तु ने कितना पानी हटाया। ठीक है, अब देखिए जैसे मान के चलिए एक जहाज है, जहाज पानी में क्यों तैर जाता है, कील क्यों डूब जाती है, इस प्रश्न का उत्तर करने की स्थिति में अब हम हैं। तो शिप इन सी, अगर आप जहाज की आकृति को देखेंगे तो इसमें एक विशेष स्ट्रक्चर आप पाएंगे। आप पाएंगे कि ये बहुत ज्यादा ना बड़े होते हैं, आकार इनका बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मैंने इनको पतला पतला लंबा लंबा ही क्यों बनाया? मैं इनको और छोटा बना सकता था, और भी छोटा बना सकता था, इनको ऊंचा ऊंचा बनाते चले जाते। लेकिन ना नाव ऐसी बनती है ना ही जहाज ऐसे बनते हैं। नाव और जहाज में कोशिश की जाती है कि जितना ज्यादा ये एरिया कवर कर सकें, जितनी ज्यादा इनकी लंबाई हो सके उतना ज्यादा रखो। उससे क्या फायदा मिलेगा? उससे फायदा ये मिलता है कि आप देखिए जब जैसे ही हमने इसको समुद्र में उतारा होगा, तो जैसे ही उतरा होगा इसने पानी हटाया होगा, और वही पानी नीचे से आकर जो हटा हुआ पानी है वही इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसकी आकृति ऐसी बनाता हूं कि ये अपने वजन से भी ज्यादा पानी हटा दे। क्या ऐसा संभव है? 100% संभव है। आप ऐसा सोचिए मत कि यार अपने वजन से कैसे ज्यादा हटा देगा। पानी हटाने का मतलब वजन से नहीं है, पानी हटाने का मतलब तो क्षेत्रफल से है। आप सोचो, आपने 4 किलोग्राम की चीज को इतना छोटा सा बनाया, तो वो इतने से जितना क्षेत्रफल उसका कांटेक्ट में आएगा उतना ही पानी हटाएगी। बट उसी चीज को फैला के बना दिया तो वो ज्यादा पानी हटाएगी। आप समझिए इस बात को। तो वजन से पानी हटाने का कोई मतलब ही नहीं है। हो सकता है कि इस जहाज का जो भार है, मान लो वो 1000 न्यूटन है, बट हमने इसको ऐसा बनाया कि ये ज्यादा पानी हटाए। और पानी हटाए कितना? मान लो 1010 न्यूटन हटा दे, तो डेफिनेटली फिर ये तैरेगी तैरेगी। तो कुल मिलाकर कहने का है, मैं ये कह दूं कि जहाज पर उत्प्लावन बल का मान उसके भार से ज्यादा होता है, या मैं ये कह दूं कि जहाज के द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार से ज्यादा होता है।
भाई उत्प्लावन बल कहिए, बायोंसी फोर्स कहिए, या आप कहिए उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार, दोनों बातें एक ही तो हैं। तो चाहे आप जैसे समझ लीजिए। अगर समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप करिए, फिर मैं लिख देता हूँ। और अच्छा, इसी में एक लाइन और लिख लेना पहले, इसी में एक लाइन और लिखना आगे, इसी के आगे, कि इस यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। ये सारी चीजें आर्किमिडीज साहब ने बताई थी। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है, यानी कि दिस इज कॉल्ड एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, फिर आगे इसी में डालिए, इसी में डालिए कि जहाज तैरता है जबकि कील, समझ गए होंगे, मैं उसी मटेरियल की बात कर रहा हूँ, जबकि कील डूब जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाज पर, अगर आप जहाज की बात करेंगे, शिप पर, अच्छा इंग्लिश में लिखना है, शिप फ्लोट्स व्हाइल नेल सिंक्स। अगर समझ आ गया तो फिर लिखना बहुत आसान है, हम वही लिख रहे हैं जो हमने समझा। तो जहाज के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, जहाज के केस में हम लोग बोलेंगे कि उत्प्लावन बल जो है, अच्छा बायोंसी फोर्स पर लिखो। देखिए, जो बायोंसी फोर्स है, या विद इन ब्रैकेट बायोंसी फोर्स या हटाए गए पानी का भार, दोनों एक ही बात है। हटाए गए पानी का भार यानी कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसमें ये ज़्यादा हो जाता है, किससे ये ज़्यादा होता है, किससे, जहाज के भार से। मेरी इस बात से सहमत हैं, यानी कि वेट ऑफ द शिप से ज़्यादा हो जाता। तो हम उसकी आकृति ही ऐसी बनाते हैं, हम उसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी बनाते हैं। अच्छा, अब देखिए दूसरी चीज, अगर कील में इस चीज को देखोगे, ये तो जहाज में हो गई, लेकिन एक लोहे की कील जो होती है, नेल जो होती है, असल में उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, वो पतली पतली होती है। तो जब उसको पानी में डुबोया जाता है, मान लो उसका भार है 5 न्यूटन, उसकी शेप ऐसी है कि वो 5 न्यूटन से कम ही पानी हटा पाएगी, तो ऊपर लगने वाला फोर्स हमेशा कम पड़ जाएगा। तो आप कहोगे कि उसमें जो उत्प्लावन बल होता है ना, यानी कील के केस में जो बायोंसी फोर्स होता है, ये यहाँ शायद कम नजर आए, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ ना, एक सेकेंड रुको, तो मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, अब ठीक हो जाए। तो कील के केस में जो बायोंसी फोर्स है, जो उत्प्लावन बल है, वो कैसा हो जाता है आपका, छोटा हो जाता है, किससे, कील के भार से, वेट ऑफ टेल। बोलो क्लियर है सभी को। आप बोले कि जितना पानी हटाएगा उतना उत्प्लावन बल लगेगा, वस्तु के वेट से ज्यादा कैसे हटाते, अरे भाई वस्तु के वेट को गोली मारो, उसको एक तरफ रख दो बिल्कुल, उससे रिलेट ही मत करो। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उतना ही पानी हटाए जितना उसका वेट हो, वो अपने वेट से भी ज़्यादा पानी हटा सकती है। ये डिपेंड करता है उसकी ज्योमेट्री पर, उसकी आकृति कैसी है। अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल इकट्ठी सी बनाओगे, गोल गोल सी बना दोगे वहीं की वहीं, तो वो अपने वेट से भी कम पानी हटाएगी। बट अगर उसको चौड़ा करके बना दोगे, फैला के उतने ही वेट को बना दोगे, तो वो ज़्यादा पानी हटाएगा। अब एक यहाँ जब भी मैं टॉपिक कराता हूँ तो हमेशा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो क्वेश्चन ना निकल के आए कि मृत शरीर पानी में क्यों नहीं डूबता है। ये मृत शरीर इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि
जैसे ही आदमी कोई डेड होता है उसके बॉडी में भर जाती है एयर, हवा। अब हवा के भरने से जो उसकी डेंसिटी है, जैसे हमारी कुछ डेंसिटी है, अभी हमारी डेंसिटी मान लो पानी से ज़्यादा है एवरेज। पानी में हम जाएंगे, घनत्व का मतलब घनापन, अब मेरा घनापन ज़्यादा है पानी से, तो जैसे ही मैं पानी में जाऊंगा मैं डूबता चला जाऊंगा। लेकिन जब मेरे अंदर हवा भर जाएगी, या कोई भी बॉडी जो डेड है उसके अंदर हवा भर जाएगी, तो उसकी एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है कि हवा भर गई। अब हवा तो बहुत पतली है, हल्की है, औसतन घनत्व कम होने के कारण फिर वो चीज़ पानी से भी हल्की हो जाती है। ठीक है, लिखने को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं क्या हम, बताइए। देखो, जहाज में उत्प्लावन बल जो है, जो मतलब हटाए गए पानी का जो भार है, वो ज्यादा होता है किससे, जहाज के भार से। अगर आपको थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत है तो इसको प्लीज मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए कि जहाज के केस में, शिप के केस में, उत्प्लावन बल जो है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हटाए गए पानी का भार, वो ज्यादा है किससे, जहाज के भार से। ये सिंबल किसका होता है, ज्यादा का होता है। अगर आपको मैथमेटिकली नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं वैसे लिख देता हूँ, थ्योरेटिकली लिख देता हूँ। अगर आपको मैथमेटिकली नहीं समझ में आ रहा है, सिंबल की फॉर्म में नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसरे तरीके से लिख लीजिए इसको। आप लिखिए कि जहाज पर, जहाज पर लगने वाला बल, जहाज पर लगने वाला प्लावन बल, यानी कि बायोंसी फोर्स, जहाज पर, अच्छा इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, इंग्लिश में अलग से लिख लेंगे, है ना। जहाज पर लगने वाला उत्प्लावन बल जहाज के भार से अधिक होता है, अधिक होता है, इसलिए, इसलिए जहाज तैरता है। यानी कि बायोंसी फोर्स, बायोंसी फोर्स एक्टिंग ऑन शिप इज मोर देन, इज मोर देन weight of the ship, hence ship floats। ठीक है, शायद कुछ साथियों को मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी तो वो इसको लिखते हैं। अभी कोई दिक्कत है बताइए। दूसरी बात, लोहे की कील को लिख देते हैं। अब लोहे की कील पर जो लगने वाला उत्प्लावन बल है वो कम होता है उसके वजन से, तो वजन ज़्यादा होता है इसलिए वो नीचे की तरफ आती है, डूब जाती है। तो आप कहेंगे कि कील पर लगने वाला उत्प्लावन बल, कील पर लगने वाला उत्प्लावन बल कील के भार से कम होता है, इसलिए कील डूब जाती है। अभी सही है, जरा बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अभी। यानी कि बायोंसी फोर्स एक्टिंग, बायोंसी फोर्स एक्टिंग ऑन nail is less than weight of the nail, weight of the nail, hence nail sinks। तो नेल जो है वो डूब जाती है, नोट करिए आप। हाँ कोई बात नहीं, जिनको पहले मैथमेटिकली समझ में आ गया था उनको कोई इशू नहीं है। बाकी जिनको मैथमेटिकली नहीं समझ में आया था, बाई लैंग्वेज मैंने लिख दिया है, तो वो आराम से लैंग्वेज वाइज लिख दीजिए।
बहुत अच्छा सर जी, अब समझ में आ गया। कोई बात नहीं है, मैं समझ रहा था कि आपको थोड़ा-सा वो मैथमेटिकली मैंने बड़े-छोटे का निशान लगा दिया, इसलिए मुश्किल हुई होगी। अभी सभी को क्लियर है? एक बार थम्स अप बताएँगे? तो सिर्फ़ आपको इस कॉन्सेप्ट में इतना याद रखना है कि अगर कोई सी किसी चीज़ को आपको तैराना है, तो उसकी ज्योमेट्री ऐसी बनाइए कि उस पर लगने वाला जो बायोंसी फ़ोर्स है, वो ज़्यादा होना चाहिए और इंजीनियरिंग में हमेशा हम ऐसा ही करते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर किसी चीज़ को डुबाना है, तो उस चीज़ की ज्योमेट्री ऐसी बनाइए कि उस पर लगने वाला बल कम हो जाए, मतलब बायोंसी फ़ोर्स कम हो जाए उसके वेट से, यानी बा वेट आपका जीत जाए, नीचे की तरफ लगने वाला वेट ज़्यादा हो जाए। तो ये मुद्दा हमारा खत्म हो गया। उत्प्लावन बल, बायोंसी फ़ोर्स और बायोंसी फ़ोर्स में जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। अब बताइए आपके क्या डाउट्स हैं? जिनका कोई डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर सकते हैं, जिनके डाउट हैं वो पूछिए। क्लास का समय पूरा हो गया, पूछिए। थैंक यू भाई। मॉक लगाने चाहिए कि नहीं? तो आपका सिलेबस काफ़ी हो गया, या तो देखो ये समझो कि सिलेबस जब पूरा हो जाए तभी मॉक लगाना, नहीं तो वो आपसे क्वेश्चन होंगे नहीं जो अभी बचे हुए हैं। अभी मत लगाओ, जब सिलेबस हो जाए तब लगाना। एफबी क्या होता है? जो बायोंसी फ़ोर्स है ना, मैंने उसको एफबी मान लिया था। बायोंसी फ़ोर्स एफबी, सिर्फ मैंने ये मान लिया था। चलो थैंक यू सागरिका। पानी में बर्फ़ तैरती है क्यों? क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वो कम होती है, जो उसका घनत्व है वो कम होता है। देखो, ऐसा है कि चीज़ें 2 तरीके से तैरती हैं। एक तो होता है डेंसिटी यानी कि घनत्व की वजह से। अगर कोई चीज़ हल्की है, पानी से हल्की है, समझो आप कहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं मैं आपको बताऊँ। चीज़ें 2 तरीके से तैरती हैं। अगर कोई चीज़ हल्की है, अगर किसी चीज़ की डेंसिटी कम है, जिस चीज़ में आप उसको तैरा रहे हो, तो आप उसकी चाहे जिस तरह से आकृति बना दो, चाहे छोटी बनाओ, मोटी बनाओ, ठोस बनाओ, कैसी बनाओ, वो हमेशा तैरेगी। जैसे लकड़ी है, लकड़ी की डेंसिटी पानी से कम है। लकड़ी की एक पानी की 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है, लेकिन लकड़ी की कम रहती है, 700 से 800 के बीच में होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्रकार की वो लकड़ी है। तो लकड़ी आप चाहे चौड़ी बनाओ, चाहे गोल करके बना दो, कैसी बना दो, वो तो हमेशा तैरेगी। मैं बात वो कह रहा हूँ कि देखो लोहे की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है पानी से, लेकिन अब असल में तो लोहे को डूबना चाहिए क्योंकि लोहा ज़्यादा भारी है, डेंसिटी का मतलब भारी है। तो कील के केस में तो हमें समझ में आ गया कि चलो डेंसिटी ज़्यादा है, समझ में लेते हैं। लेकिन भाई लोहे के केस में कैसे समझूंगा मैं, जहाज के केस में कैसे समझूंगा? जहाज में भी तो वही लोहा लगा हुआ है। तो ये मैंने इसलिए आपको दोनों में फ़र्क करके समझाया है। तो यहाँ पर डेंसिटी से मत जोड़िए इस चीज़ को। वहाँ पर अगर आप डेंसिटी से सोचेंगे, जैसे बर्फ़ क्यों तैरती है, लकड़ी क्यों तैरती है, तो उन सब की तो डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है पानी से। लेकिन बात ये है लोहे की तो डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, फिर भी वो जहाज के केस में तैरता है। कील के केस में तो डूब जाता है, डूबना ही चाहिए। लेकिन जहाज के केस में कैसे तैर जाता है, तो इसलिए हमें बायोंसी फ़ोर्स को पढ़ना पड़ता है। अब सभी को क्लियर है बताइए? चलिए थैंक यू, बहुत सारा आभार आपका तनु, अच्छा समझ में आया आपको। रवि, बाइक में जो दिशा ऑयल होता है वो किस प्रकार, अरे वो सब छोड़ो यार, वो सबसे क्वेश्चन नहीं आएँगे। डिस्क ऑयल जो है वो आपके अलग ही नेचुरल तरह के लुब्रिकेंट्स होते हैं, उनके डेजिग्नेशंस होते हैं, उनके ऊपर पूरे-पूरे चैप्टर पढ़े जाते हैं, वो आपसे नहीं पूछा जाए। इससे रिलेटेड बताइए। डेड बॉडी क्यों नहीं डूबती? मैं बता चुका हूँ, हवा भरने की वजह से उसकी डेंसिटी थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है। देखो इनका एक बार प्रियांशु का स्क्रीनशॉट लेके टीम को दे दो, गलत है तो। ठीक है भाई, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। सिलेबस कब खत्म होगा? तो अभी हमारे जो इसके बाद चैप्टर बचे हुए हैं, एक तो मुझे लग रहा है कि 1 से 2 क्लास इसमें लगेंगी, क्योंकि हम चीज़ों को थोड़ा गहराई में ले जाकर चल रहे हैं रेलवे के हिसाब से, तो थोड़ा-सा समय हमें इसमें लगेगा। हर एक चैप्टर में मुझे बाकी जगह जहाँ मैं सिलेबस कराता हूँ नॉर्मल कांस्टेबल लेवल पे, वहाँ से ज़्यादा हम समय यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेबस थोड़ा ज़्यादा करके चल रहा है। थोड़ा-सा समय अभी और लग जाएगा हमें। तकरीबन मैं मानूँ तो उसके बाद आपका साउंड एंड हीट रह जाएगा 5 क्लास, उसके बाद आपका मैं ऑप्टिक्स और उसमें अच्छी खासी क्लास लूँगा, 15 17, 18, 20 क्लास के आसपास आपका सिलेबस। चलिए, तो शायद सभी के डाउट क्लियर हो चुके हैं। जिन साथियों को मैथमेटिकली ये नहीं समझ में आया था, वो भी अब लैंग्वेज वाइज़ समझ में आ गया है। आगे से कोशिश करेंगे फिर लैंग्वेज वाइज़ ही रखेंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल बढ़िया तरह से, अच्छा इसके अच्छे से इसका रिवीजन करके आइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।